नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के बंटवारे से ही यह साफ कर दिया कि गठबंधन पीएम मोदी के लिए जरूरी है, लेकिन मजबूरी नहीं है। पीएम मोदी ने ज्यादातर मंत्रियों के पुराने विभागों को ही बरकरार रखा। खासकर सीसीएस से जुड़े रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे पीएम मोदी ने किसी तरीके का कोई बदलाव, फेरबदल नहीं किया। पुराने नेताओं को ही इनकी कमान सौंपी। पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में राष्ट्र सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। अब तीसरे कार्यकाल में भी अपने फैसले से पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि राष्ट्र सुरक्षा सबसे ऊपर है। आखिर क्या है पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्लान? आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले 2 कार्यकाल में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने अपनी विदेश नीति का लोहा मनवाया। रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल हमास युद्ध हो, इन दोनों युद्धों में हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। किसी के दबाव के आगे नहीं झुका हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने अपनी अलग छवि बनाई। अब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से दुनिया में हिंदुस्तान का दबदबा और ज्यादा बढ़ने लगा है। हिंदुस्तान अब अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करेगा। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की आवाज को और ज्यादा धार देगा, बुलंद करेगा। आखिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैसे नए मुकाम पर पहुंचेगी हिंदुस्तान की विदेश नीति, आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले साफ कर दिया था कि 1947 तक विकसित भारत बनाना मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए पिछले कई सालों से पीएम मोदी, उनकी टीम लगातार काम में जुटी हुई थी। तीसरी पारी की सरकार बनने से पहले ही पीएम मोदी ने अधिकारियों को काम पर लगा दिया था। अब बारी धरातल पर उतरने की है। इसके लिए उनकी टीम के एक एक खिलाड़ी काम पर लग गए हैं। मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट अगले 100 दिन के एजेंडे को आखिरी रूप दे रही है। अब मोदी सरकार अपने एजेंडे के जरिए पहले 100 दिन के भीतर कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। इन 100 दिनों में क्या होगा मोदी सरकार का एजेंडा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए ये बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में वही तेवर है, वही अंदाज है। सरकार बनाने से पहले प्रधानमंत्री के विरोधी कह रहे थे कि इस बार पीएम मोदी पहले जैसे फैसले नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस बार सरकार में वो बात नहीं है जो पिछले 10 सालों में रही। और इस बार मोदी सरकार के पास उतने नंबर नहीं है। सहयोगियों के सहारे मोदी सरकार चल रही है। पीएम मोदी ने पूरे आजाद तरीके से इन तमाम कयासों पर रोक लगा दी, विराम लगा दिया। कुछ ना कहकर भी सबको यह बता दिया कि इस बार भी वही तेवर, वही कलेवर, वही अंदाज से सरकार चलेगी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने इसका जवाब मंत्रिमंडल के बंटवारे में दे दिया। पीएम मोदी ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से लेकर विदेश के
मंत्रालय से टॉप मंत्रालय अपने पास रखे हैं। पीएम मोदी की तीसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अहम फैसले लेने वाले हैं। सुरक्षा मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीएस से जुड़े मंत्रालय को पीएम मोदी ने अपने पास रखा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी विश्वसनीय कोर टीम को पुराने मंत्रालय सौंपकर यह साफ कर दिया कि गठबंधन के बावजूद एनडीए सरकार 2019 के रोड मैप पर ही आगे बढ़ेगी। इसलिए पीएम मोदी ने अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया, जिसमें राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी, अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा, जो पिछले बार भी चला रहे थे। पीएम मोदी लगातार कहते हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले लेने वाला होगा और पिछले 10 साल का काम तो सिर्फ टेलर है। अब तीसरे कार्यकाल की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनके मंत्री भी यही कह रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए पाकिस्तान चीन के मुद्दे पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी ज़रूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के कुल 71 खिलाड़ी हैं, यानी 71 मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद जब मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया तो पीएम मोदी ने अपने नए कैबिनेट में खूब बदलाव किए, लेकिन इस कैबिनेट को खास बात दो रही है। एक तो कमेटी कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया, और दूसरा इसे बीजेपी ने अपने पास रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जो कहा था कि 10 साल का कार्यकाल सिर्फ टेलर है, तीसरे कार्यकाल में कई अहम बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब शुरुआती फैसलों में पीएम मोदी की कई बातों की झलक आपको दिख रही है। इसलिए पीएम मोदी ने सीसीएस जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद नेताओं को दी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि सीसीएस आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसको जरा स्क्रीन के जरिए समझिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस देश की सबसे बड़ी समिति होती है। देश की सुरक्षा के मसले पर निर्णायक फैसले लेने का अधिकार इस कमेटी के पास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री इस कमेटी के मेंबर होते हैं। देश के अंदर या बाहर जब भी राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई अहम डिसीजन फैसला लेना होता है तो आखिरी फैसला यही कमेटी लेती है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कई कदमों पर चर्चा करती है। विदेशी मामलों के नीतिगत मामलों में भी ये निपटाती है कमेटी, जिसका आंतरिक या बाहरी सुरक्षा हालातों पर अगर असर पड़ सकता है। इस कमेटी के फैसले को सरकार का कोई भी अंग नहीं काट सकता, इतनी ताकत होती है इस कमेटी की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस कमेटी में 8 कैबिनेट मंत्री होते हैं, कमेटियां होती हैं। सबसे
अहम कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, जो चारों मंत्रालयों में बिना कोई बदलाव किए पीएम मोदी ने साफ संकेत दे दिया, संदेश दे दिया कि पिछली नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा। गठबंधन सरकार होने के बावजूद नीतियों सुधारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गठबंधन सरकार के बावजूद उनके तीसरे कार्यकाल में भी पहले 2 कार्यकाल की तरह तेजी से फैसले लिए जाएंगे। पीएम मोदी ने अपने भरोसेमंद टीम को पुराने मंत्रालय सौंपकर अपने इरादे साफ कर दिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तेवर और अंदाज वो ही रहने वाला है जो पिछले 2 कार्यकालों में, यानी पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने शुरुआती फैसलों से कई संदेश देने की कोशिश की है। वो संदेश आखिर क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। जरा समझिए। सहयोगियों के आगे नहीं झुकेगी भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं है। पीएम मोदी ने अपने फैसले से साफ संदेश दिया है कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं है। और जारी रहेंगे पिछली सरकारों के कामकाज, जिसमें रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन से लेकर शिक्षा, कानून तक पुराने मंत्रियों को फिर से उन्हीं विभागों की जिम्मेदारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि इन विभागों में शुरू हुए सुधारों के काम सुस्त नहीं पड़ेंगे और नीतिगत फैसलों के लिए सहयोगियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं नीतिगत फैसले लेने के लिए, जिसके लिए मोदी सरकार जानी जाती है। किसी दूसरे दलों पर निर्भर नहीं रहना होगा इस मोदी सरकार को। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से दुनिया में भारत की धाक और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा विदेश नीति भी अपने नए मुकाम पर पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में हिंदुस्तान ने दुनिया भर में अपनी एक नई छवि बनाई है, एक नई इमेज गढ़ी है। और पिछले 2 कार्यकाल के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय सर्वे एजेंसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर बने और दुनिया में पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जाने लगा है। ऐसे में रिकॉर्ड तीसरी बार उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुस्तान का दबदबा दुनिया में और बढ़ेगा। और पिछले 2 कार्यकाल में पीएम मोदी ने विदेश नीति में अपना लोहा मनवाया है। इसके अलावा पीएम मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी योगदान काफी ज्यादा अहम रहा है। और एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की कमान एस जयशंकर के संभाली है। विदेश नीति के मामले में सरकार ने साफ कह दिया कि जो पहले उनके तौर तरीके थे उसी तौर तरीके से मोदी सरकार काम करेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदी लगाई तो हिंदुस्तान ने अपने परंपरागत और गहरे दोस्त से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका और पश्चिम की आपत्ति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि उन देशों की बोलती बंद हो गई। जो दूसरे पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के सामने कहने का साहस दिखाया कि यह युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए विवादों का समाधान खोजने के लिए भी कहा था। इसके अलावा यूक्रेन ने युद्ध के पीड़ितों की मदद मानवीय भेजकर राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी दिल जीत लिया। इजराइल हमास युद्ध के दौरान पीएम नेतन्याहू के पक्ष में बोलने वाला हिंदुस्तान पहला देश है। पीएम मोदी ने सबसे पहले इजराइल पर हमास के हमले को आतंकवादी बताते हुए इसकी निंदा की। नेतन्याहू के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जाहिर की। इससे दुनिया के तमाम रणनीतिकार हैरान रह गए और इस दौरान फिलिस्तीन से जुड़े हिंदुस्तान ने भी अपने पुराने संबंधों को बनाए रखा। अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने अपने प्रतिबंधों और विरोधों के बावजूद ईरान के साथ चबहार पोर्ट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक समझौता किया। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने यूरोप और पश्चिम में जाने का अपना नया रास्ता खोज लिया। पीएम मोदी ने दोनों ही कार्यकाल के दौरान किसी भी देश के सामने न झुकने वाले
देश के तौर पर हिंदुस्तान को स्थापित किया। अब तीसरे कार्यकाल में इस धार को और ज्यादा धार देने की कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में इस वक्त तमाम वैश्विक संकटों से जूझ रही है। इसमें युद्ध से लेकर महामारी, खाद्य ऊर्जा संकट, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। ऐसे में पूरी दुनिया इन वैश्विक संकटों के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। भारत ने अभी तक अपनी छवि दुनिया में निराशा में आशा पैदा करने वाले देश के तौर पर बनाई है। इसके साथ ही महामारी और प्राकृतिक आपदाओं में दुनिया के पीड़ित देशों के लिए भारत सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। ऐसे में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया को भारत से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ेंगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले दोनों कार्यकाल के दौरान यूएनएससी पर भारत ने स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा बेहद मजबूत किया। साथ ही सुरक्षा परिषद पर सुधार के लिए दबाव भी बढ़ाया ताकि भारत जैसे दूसरे ताकतवर देशों को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिल सके। अब तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार का लक्ष्य यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पाना हो सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम करते हैं वो जग जाहिर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि इस बार सरकार को वक्त नहीं गंवाना है, सरकार बनते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का नारा दिया है। अब सरकार बनने के साथ इस मिशन पर मोदी सरकार पूरी तरीके से लग गई है। सरकार बनने के साथ ही पीएम मोदी ने दो बड़े फैसले लिए। ये फैसले हिंदुस्तान के करीब 12 करोड़ लोगों को सीधा असर करेंगे। इसका पहला फैसला था किसानों से जुड़ा था। पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों को पीएम बनने के बाद रिटर्न गिफ्ट देकर 20,000 करोड़ के गिफ्ट दिया। और दूसरा बड़ा फैसला गरीबों के लिए दिया गया, जिसके लिए मोदी सरकार ने 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने का ऐलान कर दिया। शहर और गांव के गरीबों को ये घर मिलेंगे। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन के एजेंडे की प्लानिंग कर चुके हैं। पीएम मोदी ने तीसरे टर्म में सरकार के 125 दिनों के प्लान को लेकर चुनाव के दौरान ही करीब करीब अपने हर रैली और इंटरव्यू में यह बताया था। वो बयान राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं कि चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से हिंदुस्तान की आवाम से वादा किया। जब मैंने अफसरों को कहा कि अभी जो हमारे सामने चित्र बना है, जो कुछ भी इनपुट आए उसके आधार पर मैंने अपने इनपुट दिए। उसमें से मुझे 3 हिस्सों में काम करना है। एक, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें से करणीय काम तुरंत कैसे ले सकते हैं। दूसरा, ये जो 25 साल का हमारा जो एक खाका बना है, जो मेरा अपना विजन है, अभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इनपुट चाहिए मुझे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सब कुछ मुझे ही समझ और मुझे ही दिखता है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफ़ी समय लगाया इसमें। उसको मैं 3 हिस्सों में बांटा। एक 25 साल, उसके लाइट में मेरे नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट 100 डेज। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन बना अफसरों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूँ जी। अब आपको याद होगा 2019 में बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था। और जब मैं वापस आया, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मोदी सरकार बनते ही कैबिनेट 100 के एजेंडे को आखिरी रूप देने में जुट गई है। अगले 100 दिनों में कई विकास कामों को अंजाम देने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जिस पर पीएम मोदी की नजरें चुनाव के वक्त से आने वाले अगले 100 दिनों में मोदी सरकार का एजेंडा क्या हो सकता है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि मोदी सरकार अगले 100 दिन किस तरीके से काम कर सकती है। सूत्रों के हवाले से
वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर तेजी से काम करने की प्लानिंग चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम चल रहा है। मुस्लिम आरक्षण पर भी काम चल रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड पर भी काम चल रहा है बदलाव पर। महिला आरक्षण पर भी लगातार काम कर रही है। 70 साल के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज पर भी लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने पर भी लगातार काम चल रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सीए का कंप्लीटेशन, इंप्लीमेंटेशन, यूनियन बजट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी होगी। जनगणना नियंत्रण कानून पर भी लगातार काम चल रहा है, ऐसा हमारे जानकार कहते हैं, सूत्र बता रहे हैं। लखपति दीदी की तादाद 3 करोड़ तक ले जाना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, जो बार बार रैलियों में भी आपने उनको कहते सुना होगा। इसके अलावा भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना नरेंद्र मोदी का पहला टारगेट। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, उनका यह कहना है। स्केल, स्कोप, स्प्रीड, स्किल के एजेंडे पर भी लगातार काम करना होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार काम कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों पर फिलहाल उनका रुख साफ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि मोदी सरकार सब कुछ कर सकती है। चूंकि ये उनके एजेंडे का हिस्सा है, इसलिए नरेंद्र मोदी अगले 100 दिन में कुछ बड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं। जो हमारे सूत्रों ने बताया, तो जो एजेंडे मैंने आपको दिखाए हैं, इन एजेंडे पर अगले 100 दिन का रोड मैप नरेंद्र मोदी का है और इसीलिए उनके तमाम मंत्री लगातार इस पर काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है। कानून के जो जानकार हैं वो लगातार इस पर राय मशवरा दे रहे हैं। आने वाले वक्त में देखिए कि मोदी सरकार क्या क्या करती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।